नमस्कार दोस्तों। और एग्री साइंस एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज जो शीर्षक है जिसके संबंध में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है शिफ्टिंग ऑब्लिक झूमिंग कल्टीवेशन, यानी शिफ्टिंग या झूमिंग कल्टीवेशन क्या है, जिसको हिंदी में चल या चल या स्थानांतरित तरित खेती भी कहते हैं। कौन सी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित झूमिंग या चल, यानी कि शिफ्टिंग ऑब्लिक झूमिंग कल्टीवेशन को हिंदी में चल या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। तो इसके संबंध में हम जानते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा कि शिफ्टिंग 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 यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन। क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन या परिगमन। शिफ्टिंग का अर्थ क्या होता है? शिफ्टिंग का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जब व्यक्ति जाता है तो उसको शिफ्टिंग बोलते हैं। तो शिफ्टिंग या पलायन या परिगमन, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी वह खेती जिसमें पलायन शामिल हो, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कही जाती है। तो आदि अनादि काल में जब खेती प्रारंभ की गई, और खेती प्रारंभ करने के पश्चात भाई पहले जंगल था। जंगल था, क्या था? जंगल था। अब जंगल में तो खेती की नहीं जा सकती, तो जंगल को काट कर जलाकर उसको साफ करके, क्या करके? जंगल को काट कर जलाकर उसको साफ करके खेती की जाती थी। खेती की जाती थी। ठीक? क्या की जाती थी? जंगल को काट कर जलाकर उसको साफ करके खेती की जाती थी। और खेती किस प्रकार से की जाती थी कि एक ही फसल को एक ही स्थान पर साल दर साल, यानी कि मान लीजिए कि गेहूं लगाया गया तो अगले वर्ष भी गेहूं लगाया जाएगा, फिर अगले वर्ष भी गेहूं लगाया जाएगा। यानी एक ही फसल को कई बार लिया जाता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो उससे क्या होता था, मान लीजिए गेहूं की जो मांग है फर्टिलाइजर की या एनपीके की, वो 120, 60 और 60 है। ठीक? 120, 60 और 60 है, यानी केजी पर हेक्टेयर। ठीक? अब इस स्थिति में क्या होगा? स्थिति में होगा कि जब बार बार एक ही फसल का उपयोग किया जाएगा बुआई के लिए, तो क्या होगा? बार बार फसल क्या लेगी? मांग करेगी जमीन से 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 केजी पोटास। यही तो मांग करेगी ना, क्या और कुछ मांग करेगी? तो जब एक ही तरीके का फसल लेने के बाद एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट्स की जब मांग जमीन से फसल करेगी, तो क्या होगा? उन न्यूट्रिएंट का मृदा में ह्रास होगा। ह्रास यानी कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ह्रास यानी कमी हो जाएगी। और जब साल दर साल लिया जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि जमीन धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाएगी। अनुपजाऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा? जब अनुपजाऊ हो जाएगी तो
फसल पैदा नहीं होगी। तो जब फसल पैदा नहीं होगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि खेती का मतलब समाप्त हो जाएगा। मतलब आप खेती करिए, उपजेगा है ही नहीं। तो जब उपज नहीं होगी तो आप खेती क्यों करेंगे? तो उस स्थिति में होता क्या था कि मान लीजिए ये खेत है, ये कोई एक्स जगह है, यहाँ पे खेती प्रारंभ की गई, गेहूं गेहूं लगाया गया या धान धान लगाया गया। तो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, क्या हो गया? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया। जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया तो उपज कम हो गई, उपज कम हो गई। जब उपज कम हो गई तो क्या होगा? अब लोग भागेंगे, तो भागेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो दूसरी जगह जाएंगे, एक नया क्षेत्र चुनेंगे जहां पे फिर से वो जंगल काटेंगे, वृक्ष काटेंगे, जलाएंगे और पुनः खेती करेंगे। क्या करेंगे? पुनः खेती करेंगे। फिर यहाँ भी वही व्यवस्था अपनाएंगे, ये यहाँ फिर वही चीज़ चलेगा, यहाँ भी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होगा। फिर यहाँ से फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे, तीसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके वो रोटेशन बना लेते थे। तो इसीलिए इस तरीके की कल्टीवेशन को जो कहा गया वो कहा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि जनजाति लोगों द्वारा जंगली क्षेत्रों में जंगल को जलाकर और कृषि कार्य, जंगल को जलाकर कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया गया और साल दर साल एक ही तरीके की फसल ली गई, एक ही तरीके की फसल उपजाई गई, जिससे क्या हुआ? मृदा की उत्पादकता में कमी आ गई। किसमें? मृदा की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, PRODUCTIVITY, प्रोडक्टिविटी में कमी आ गई, कमी आ गई। तो जब उत्पादकता में कमी आ गई तो ये लोग पलायन कर गए, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए, पलायन कर गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, जब पलायन किए तो दूसरी जगह जंगल काटे, तीसरी जगह जंगल काटे। तो इसलिए इस तरह की खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया। शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन। क्या? झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन कहा गया। ठीक, TION, झूम कल्टीवेशन। और इसको एक चीज और कह सकते हैं, क्या? लैंड रोटेशन, लैंड रो TATION, इसको लैंड रोटेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक जगह फसल लिए, फिर दूसरी जगह लिए, फिर तीसरी जगह लिए, ठीक, फिर चौथी जगह लिए, फिर अब इन सभी के बीच में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10-10 या 5-5 वर्षों तक खेती किया। 5 वर्ष यहाँ किया, फिर 5 वर्ष यहाँ किया, फिर 5 वर्ष यहाँ किया, फिर 5, तो कितने समय हो गए? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 साल। 20 साल बाद पुनः अगर ये यहीं पे आएंगे तो फिर से इनको हरा भरा मिलेगा, इनको वृक्ष मिलेंगे, इनको पेड़ मिलेंगे। और फिर से जमीन ने क्या किया कि उर्वरकता को संचित कर लिया, वृक्ष उड़े, वृक्ष उगे, उससे पत्तियां गिरी, पत्तियों से खाद बनी, फिर से ये उत्पादक हो गया। तो इसीलिए इसको लैंड रोटेशन भी कहा गया, कि फिर 4 साल बाद इसको किए, फिर उसके बाद फिर इसका नंबर लगा, फिर इसका नंबर लगा, फिर इसका नंबर, तो क्या हुआ? एक तरीके का रोटेशन हो गया। क्या हो गया? एक तरीके का रोटेशन हो गया। तो इसीलिए इसको लैंड रोटेशन भी कहा जा सकता है। ठीक, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन जो था, शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन जो था, वही प्रारंभिक खेती थी। यानी प्रारंभ में
जब खेती प्रारंभ हुई शुरुआत में, तो खेती इसी तरीके से की जाती थी, क्योंकि लोगों के पास साधनों का अभाव था, लोगों के पास न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जानकारी नहीं थी, लोगों के पास न्यूट्रिएंट नहीं था, लोग खेतों को क्या देना है ये समझ नहीं पाते थे। इसलिए प्रारंभिक खेती का परिचायक है ये। क्या? प्रारंभ की खेती का परिचायक है, परिचायक है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि प्रारंभिक खेती का परिचायक, अगर विकल्प में कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, या हिंदी में कहीं स्थानांतरित खेती आएगी, स्थानांतरित खेती, तो आप उसको तुरंत टिक कर दीजिएगा। यानी पूछा जाएगा कि प्रारंभिक खेती का परिचायक कौन है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती या लैंड रोटेशन। तो अगर आएगा तो आप ये चीज टिक कर दीजिएगा। ये आपका देखिए कि एक विकल्पीय प्रश्न भी तैयार हो गया। ठीक है, कौन सा? विकल्पीय, कि प्रारंभिक खेती का परिचायक है स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। अब इसी के आगे और बढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? ये खेती जो होती है, इस तरीके की जो खेती होती है, वो खेती किसको बढ़ावा देती है, किस समस्या को बढ़ावा देती है? यानी ये खेती सॉयल इरोजन, सॉयल EROSION, पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं इरोजन क्या होता है। सॉयल इरोजन हम हटते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं समस्या में इरोजन क्या होता है। EROSION, इरोजन यानी कि क्षरण, जिसको हिंदी में क्षरण कह सकते हैं, कटाव कह सकते हैं, ह्रास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब जिससे ऐसी चीज जिससे जमीन को नुकसान पहुंचे, तो वो इरोजन कहलाएगा। जैसे क्षरण हो गया, एक कटाव हो गया, ह्रास हो गया। ठीक, अब क्षरण कितने तरीके का होगा? तो सॉयल इरोजन होगा, सॉयल इरोजन हो गया, एयर इरोजन होगा, एयर इरोजन होगा। ठीक, कौन सा होगा? सॉयल इरोजन होगा। अब ये सॉयल इरोजन जो होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सॉयल इरोजन इरोजन जो होता है, ये सॉयल, मुख्यतः सॉयल मिट्टी में होता है, तो इसके कई कारण। ये किसके थ्रू हो सकता है? एयर के थ्रू हो सकता है। इसको ए लिखेंगे। बी लिखेंगे वाटर सॉयल इरोजन, यानी कि एक तो हो गया हवा से मृदा, जैसे धूल आंधी उड़ती है तो उससे मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होती है। दूसरा कौन सा हो गया? वाटर इरोजन, जब बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो जब आप देखते होंगे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं पृथ्वी पे, तो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी बह के चली जाएगी, या स्प्लैश विधि से। स्प्लैश क्या होता है? छपका, स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश। स्प्लैश क्या होगा कि मान लीजिए ये इस भूभाग पर एक जगह पे बारिश की बूंद गिरी, तो क्या होगा? इस स्थान की इस जगह की मिट्टी ने अपना स्थान छोड़ के ये यहाँ आ गई, फिर ये कुछ मिट्टी यहाँ आ गई, फिर कुछ मिट्टी, तो इसी को स्प्लैश इरोजन कहते हैं। कौन सा इरोजन कहते हैं? स्प्लैश इरोजन, SPLASH, स्प्लैश इरोजन, EROSION। यानी कि मान लीजिए एक प्रक्षेत्र है और बारिश चालू हुई, तो एक बूंद यहाँ गिरी, एक बूंद यहाँ गिरी, एक बूंद यहाँ गिरी, एक बूंद यहाँ गिरी। तो जब मिट्टी पे एक वेग के साथ, किसे? वेग के साथ यानी स्पीड में जब यहाँ पे पानी गिरा, तो मिट्टी कटी, और मिट्टी के कणों ने अपना स्थान छोड़ के यहाँ 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 ये छिटक गए। और छिटके किस तरीके? स्वतंत्र रूप से, यानी ये बंधे नहीं हुए हैं। जब जब पुनः इन पे स्प्लैश गिरेगा, बूंदें गिरेंगी या एक बहाव आएगा पानी का, तो ये सारी मिट्टी के कण ये बह करके
आगे चले जाएंगे, अपवाह हो जाएंगे। ठीक, तो ये स्प्लैश इरोजन कहा जाता है। तो जो समस्या इसमें है, किसमें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में या झूम कल्टीवेशन में, वो सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें सॉइल इरोजन बहुत होता है, सॉइल इरोजन बहुत होगा। अब आप पूछेंगे कि क्रॉप रोटेशन से और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से और झूमिंग कल्टीवेशन से सॉइल इरोजन का क्या संबंध है? तो संबंध है, और बड़ा प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। ऐसे संबंध है कि जब किसी स्थान पर जंगल लगा है, मान लीजिए ये पूरे क्षेत्र है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है, और ये पूरा जो क्षेत्र है ये वनाच्छादित है, वनों या वृक्षों से आच्छादित है, यानी वृक्षों से आच्छादित है। आच्छादित है, आच्छादित का क्या मतलब हो गया? आच्छादित का मतलब ये हो गया ये कवर्ड है। मतलब आप हिंदी इंग्लिश में, अगर इसको हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो बता दूं, आच्छादित का अर्थ होता है इंग्लिश में, मतलब होता है कि कवर्ड है, यानी 1 हेक्टेयर पूरा क्षेत्रफल जो है वो वनों से कवर्ड है। अब जब वनों से कवर्ड है तो सीधी सी बात है कि वृक्षों की कैनोपी होगी। ठीक, वृक्षों की कैनोपी होगी, वृक्षों की शाखाएं होंगी, पत्तियां होंगी। तो जब जब बादल बारिश करेगा ऐसे ऐसे करके, और तो डायरेक्ट यहाँ पे पानी जमीन पे नहीं गिरेगा, ये आपका लैंड है, यहाँ पे डायरेक्ट पानी नहीं गिरेगा। पानी की बूंदें क्या आएंगी? सबसे पहले वृक्षों पर आएंगी, शाखाओं पर आएंगी, टहनियों पर आएंगी, पत्तियों पर आएंगी, उसके माध्यम से तब फिर ये धीरे धीरे करके ये कहाँ आएंगी? जमीन पे आएंगी। तब तक क्या होगा? इन बारिश की बूंदों का, मैं ऐसे फिर से समझाता हूं। सपोज कीजिए कि ये वृक्ष है, ये वृक्ष है और फिर से मैं नीचे बनाता हूं, क्षमा कीजिएगा। ये वृक्ष है और एक वृक्ष का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और यहाँ पे बादल बने और बारिश हुई। तो जब बारिश की बूंदें वृक्ष पर गिरी, और दूसरा एक क्षेत्र है जहाँ पे वृक्ष नहीं है, ठीक, ये ओपन एरिया है। कौन सा एरिया है? ओपन एरिया है, ओपन एरिया है। तो जब बारिश का पानी आया तो एक वेग के साथ आया, ऐसे यहाँ भी आएगा तो एक वेग के साथ आएगा, वेग के साथ बारिश हुई, यहाँ पे भी वेग के साथ बारिश हुई, लेकिन इसके वेग को अपने ऊपर लिया किसने? वृक्ष ने, वृक्ष की पत्तियों ने, वृक्ष की टहनियों ने। तो पानी का जो वेग था वो वेग कम हो गया। तो जब वेग कम हो गया तो पानी पत्तियों पे गिरा, पत्तियों से टहनियों पे आया, और उनकी शाखाओं से होता हुआ धीरे 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 करके ये सामान्य रूप से ये जमीन पे आ गया। ठीक, जमीन पे आ गया तो हुआ क्या? चूंकि इसका वेग कम है तो यहाँ पे मृदा का अपरदन कम होगा, मृदा का अपरदन, अपरदन या इरोजन, इरोजन कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्यों? अपनी स्पीड इसकी कम हो गई, तो ये यहाँ पे मृदा का अपरदन कम होगा। अब इसके दूसरे तरफ हम जाते हैं, ये एक ओपन एरिया है जहाँ पे किसी तरीके का कोई वेजिटेशन नहीं है, किसी तरीके की कोई कैनोपी नहीं है। बारिश हुई, तेजी से बारिश आई, जमीन पे गिरी, जमीन जब बारिश सीधे आएगी तो क्या होगा? यहाँ पे कटाव प्रारंभ होगा, बूंदें गिरेंगी, मिट्टी छटकेगी यहाँ से वहाँ, जो स्प्लैश विधि बता रहे थे। उसके बाद फिर तेजी के साथ, वेग के साथ मिट्टी कटेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पानी के रास्ते होते हुए नदी नालों में नालों नदी में होते हुए समुद्र में चली जाएगी। ठीक, ये हो गई ओपन एरिया की, यानी कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की अपेक्षाकृत यहाँ पे अपरदन ज्यादा होगा, अपरदन ज्यादा होगा। ये इतना लोगों के समझ में आ गया होगा, अपरदन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम इसको आते हैं अपने चल खेती, स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन में इसका किस तरीके से उपयोग हो रहा है ये हम देखेंगे। अब यहां तक आप लोग समझ गए। तो जब वृक्ष काटे जाएंगे, वृक्ष
काटे जाएंगे। भाई खेती करनी है तो वृक्ष काटे जाएंगे। जब वृक्ष काटे जाएंगे उस जमीन को साफ किया जाएगा, जलाया जाएगा, जलाया जाएगा। तो भूमि की जो ऊपरी परत होगी, जो पौधों की पत्तियां या अन्य खाद्य स्वरूप होंगी, वो जो मिट्टी को, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि मिट्टी पे कोई डायरेक्ट कोई सनलाइट, सूरज की रोशनी या बारिश की बूंदें ना गिरें, वो भी साफ होंगी। तो जब वो साफ होंगी तो स्वाभाविक तौर पे जब सीधे बारिश होगी और इन पे गिरेगा पानी की बूंदें, तो ये फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर जाएंगी। ये मिट्टी भी साथ में, पानी के साथ में, पानी के साथ मिट्टी भी बह जाएगी। तो मिट्टी जब बही पानी के साथ, तो प्रथम नुकसान क्या हुआ? मृदा की उर्वरकता, मृदा की उर्वरकता बह गई। किसके साथ? पानी के साथ। क्या हुआ? मृदा की उर्वरकता बह गई। तो जब उर्वरकता बह गई तो ये मान के चलिए कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब आप फसल लेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि मृदा की उर्वरकता बह गई। दूसरी चीज जिसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। उसके बाद साथ ही साथ जब मृदा गई तो उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं किसमें? मिट्टी में। वो भी बह गए। ठीक, वो भी कहाँ? बह के पानी के साथ चले गए, जहां जहां पानी गया वहीं चले गए, अपरदित हो गए वो भी। तो इस तरीके से, इस तरीके की खेती में, अब समझ, इस तरीके की खेती में क्या हुआ? मुख्य जो है वो भूक्षरण जिसको बोलते हैं, भूक्षरण बहुत होता है। भूक्षरण की संभावना बहुत अधिक होती है। संभावना बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। इसीलिए ये हमारे खेती के अनुकूल नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन है, ये हमारे क्या है? पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ये पर्यावरण विरोधी है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। क्योंकि वृक्ष काटे जाएंगे, वेजिटेशन हटाया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पे पर्यावरण पे डायरेक्ट असर डालेगा। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में इस तरीके की खेती का उपयोग किया जाता था। यानी झूमिंग क्षेत्र या शिफ्टिंग क्षेत्र, झूमिंग क्षेत्र या शिफ्टिंग क्षेत्र, जहां पे इनका उपयोग किया जाता था मुख्य रूप से। तो कौन से? उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक, और कहाँ? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और कहाँ पे? बिहार में। और कहाँ पे? पठारी क्षेत्रों में। कहाँ पे? पठारी क्षेत्रों में। तो अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन का प्रचलन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में था, मध्य प्रदेश में था, बिहार में था, और अन्य पठारी क्षेत्रों में था। उम्मीद है इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है। और अगर इसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आया तो वो कमेंट सेक्शन में जा करके, कमेंट सेक्शन में अपने समस्या लिख दे, इससे संबंधित कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। और यदि आपको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ लेख जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट सही लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लाभप्रद हो सकती है, तो शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे लाभप्रद चीज़ें कृषि के संबंध में बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।